Welcome to Wi-Fi Study, Changing the Way of Learning. This is Muskan presenting the Hindu editorial analysis of 19 and 20 July 2017. Here is the energy booster of the day. When your mind says give up, hope whispers one more try. जब आपका दिमाग आपको परेशान करने लगता है कि अब नहीं हो पाएगा, अब बस गिव अप कर देना चाहिए, फिर भी एक अंतर्मन की आवाज़ आती है कि नहीं, एक बार मुझे फिर से ट्राई करना चाहिए। और कितने ही लोगों ने इसी आवाज़ के दम पे एक इतिहास रच दिया। इन्हीं में से एक थे थॉमस एडिसन, जिन्होंने 10,000 टाइम फेलियर्स का सामना करने के बाद भी हार नहीं मानी और रिजल्ट हमारे सामने है। ये लाइट बल्ब ना होता अगर वो हार मान लेते, अगर वो अपने दिमाग की सुन लेते। आइए देखते हैं आज के आर्टिकल्स। ये आर्टिकल है हमारा सिविल सोसाइटी के बारे में कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सिविल सोसाइटी का क्या रोल होता है, अभी करंटली गवर्नमेंट उनके काम में कैसे इंटरवीन कर रही है। ये आर्टिकल पूरा इस बारे में है। ये हमारा जो गवर्नेंस है, गुड गवर्नेंस है, उसके अंदर कवर होता है, तो हम इसको बहुत अच्छे से करेंगे। ये हमारा आर्टिकल है, मायावती जी राज्यसभा की सीट से रिज़ाइन कर रही है, तो बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है। ये हमारा आर्टिकल यूएस और ईरान के बारे में है। अब जो यूएस इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, ये पूरा आर्टिकल इसके बारे में है। ये आर्टिकल है इजराइल और इंडिया की जो बाईलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है उसके बारे में। अभी रिसेंटली पीएम मोदी वहाँ गए थे, इन दोनों के बीच में क्या क्या एग्रीमेंट हुआ है और उसका आगे क्या स्कोप है वो हम इसमें देखेंगे। ये हमारा आर्टिकल है लोन वेवर्स के बारे में, जो किसानों ने लोन लिए थे और सरकार ने उन लोन्स को माफ़ किया है, ये उसके बारे में है। बोलते हैं कि वो इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, तो ये आर्टिकल पूरा इस बारे में है। ये है कंजर्विंग वाटर इन द एंशिएंट वे, कि जो टेम्पल्स हैं, आपने देखा होगा कि कुछ ना कुछ उनकी दीवारों पे इंस्क्रिप्शन होता है, तो ये बताते हैं कि एक टेम्पल है, उनकी दीवारों पे कुछ लिखा हुआ मिला है कि एंशिएंट वे से हम किस तरीके से वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं पहला आर्टिकल। देखिए, काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे कि आर्टिकल को पूरा हमें लाइन टू लाइन डिस्कस करें ताकि हमें उसे दोबारा ना करना पड़े, तो इसीलिए आज पूरे आर्टिकल को ऐसे ही डिस्कस किया गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। सिविल सोसाइटी के एक होस्ट ने पीएम मोदी को लेटर लिखा है और अभी जो उसका स्टेटस चल रहा है सिविल सोसाइटी का, उसके बारे में अपना कंसर्न जताया है। इन्होंने कहा है कि मैं अपना डीप कंसर्न शो कर रहा हूँ कि हम लोगों पे किस तरीके से लेबलिंग की जा रही है, हम लोगों को किस तरीके से टारगेटेड किया जा रहा है, हम लोगों को किस तरीके से एंटी नेशनलिस्ट बताया जा रहा है। ये इसमें कहते हैं, ये बोलते हैं कि जो हमारे फंड हैं वो रोक दिए गए हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो हम पे रिपोर्ट्स बना रही हैं। ऐसा हमने क्या काम किया है? हम सिर्फ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग तो प्रॉफिट के लिए भी काम नहीं करते, हम सोसाइटी के लिए भी काम नहीं करते हैं। मानते हैं, देखिए मानते हैं कि अगर 100 एनजीओज हैं तो मानते हैं कि 2 एनजीओज उसमें से करप्ट मिल सकते हैं, लेकिन ये तो नहीं कि 2 के बेसिस पे आप 98 है उस पे भी क्वेश्चन मार्क लगा दें। आगे बोलते हैं आवर वर्क फॉर द पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड माइट इन्वॉल्व क्वेश्चनिंग एंड प्रोटेस्ट डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट एंड दिस इज आवर राइट। ये बोलते हैं कि जो गरीब लोग हैं और जो पिछड़े हुए तबके हैं, उनके लिए क्वेश्चनिंग करना, उनके हक के लिए लड़ना हमारा काम है, और अगर आप उनके लिए कोई डिसीजन लेंगे तो हम क्वेश्चन कर सकते हैं, तो इसमें गलत क्या है? फिर भी हमारी पॉलिसीज पे डिसएग्रीमेंट क्यों दिखाया जाता है? देखिए, अगर गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी है जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रही है तो हम उसको अपोज करेंगे, चाहे वो न्यूक्लियर प्लांट से रिलेटेड है। जब इंसानियत की बात है, सोसाइटी की बात है, तो हम ऐसी कैंपेनिंग भी करेंगे जैसे राइट टू फूड है, ठीक है। येट वी एक्सेप्ट द गवर्नमेंट टू प्रोटेस्ट आवर डेमोक्रेटिक राइट टू प्रोटेस्ट विदाउट बीइंग टारगेटेड एज एंटी नेशनल। लेकिन हम भी क्या हैं? वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग। हमें भी क्या चाहिए? अपने डेमोक्रेटिक राइट्स चाहिए, सो दैट हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में डेमोक्रेसी को ला सकेंगे।
द ओपन लेटर एम्फसाइज द वायलेशन ऑफ 2 डेमोक्रेटिक राइट। यहाँ पे 2 डेमोक्रेटिक राइट्स को वायलेट करने के बारे में डिस्कस किया गया है। फर्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इंक्लूडिंग द राइट टू प्रोटेस्ट एंड सेकेंड इज द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। पहला अपने विचारों को एक्सप्रेस करने का राइट, वो बोलते हैं कि ये तो एक आम सिटीजन को मिलता है ये राइट, हम अपनी बात रख सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं और एसोसिएशंस भी बना सकते हैं। तो हमारे राइट्स का क्या होगा? देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सिविल सोसाइटी होती क्या है। सिविल सोसाइटी क्या है? एग्रीगेट ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन दैट मैनिफेस्ट इंटरेस्ट एंड विल ऑफ सिटीजन। वो ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो लोगों के हितों के लिए और सोसाइटी के लिए हितों के लिए काम करते हैं, वो सिविल सोसाइटी बोलते हैं। ये एक इंडिविजुअल भी हो सकता है और ये एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट होते हैं, गवर्नमेंट से हटकर काम करते हैं। एग्जाम्पल हैं जैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज हमारे होते हैं, ठीक है, वो सिविल सोसाइटी में आते हैं। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हमारी हैं, सॉरी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी। इनका मेन मोटो क्या होता है? दे वांट टू वर्क फॉर ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए काम करना, एंड रेजिंग द सोशल इश्यूज, और जो सोशल इश्यूज होते हैं उनको उठाना, जैसे पॉवर्टी है, एजुकेशन है, वुमेन एम्पावरमेंट है, ये सब इशू। देखिए, ये भी रिप्रेजेंटेटिव है सिविल सोसाइटी की, इरोम शर्मिला एंड इट इज मलाला यूसुफजई। इन लोगों ने कितना संघर्ष किया है लोगों के हितों के लिए। आगे चलते हैं। डेमोक्रेसी बियॉन्ड इलेक्शन इज द इश्यू रेज्ड बाय द लेटर हैव टू टेकन सीरियसली। ये बोलते हैं कि डेमोक्रेसी, इलेक्शन तक तो ठीक है, आप लोग बातें करते हैं डेमोक्रेसी की, लेकिन इलेक्शन के बाद क्या है, सब भूल जाते हैं, कोई डेमोक्रेसी की बात नहीं करता। इनफैक्ट हमें अपने राइट्स मांगने के लिए लड़ना पड़ता है। सिविल सोसाइटी एज द स्पेयर ऑफ एसोसिएशन लाइफ फॉर्म द बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी। बोलता है कि जो सिविल सोसाइटी है वो एक डेमोक्रेसी की बैकबोन है। बिकॉज डेमोक्रेसी में क्या है, डेमोक्रेसी में लोगों के हित के लिए आवाज उठानी तो जरूरी है और वो किसी ना किसी को तो उठानी पड़ेगी। सिटीजन हैव द राइट टू सिक्योरिटाइज Citizens have the right to scrutinize the work of representative, Publishers Act, omission and commission such as infringement of civil liberties, appropriations, tribal land। इन्होंने बोला है कि जो हम सिविल सोसाइटी के काम है वो क्या होते हैं। इन पे कहा गया है कि देखिए जो पॉलिसीज बनती हैं, ठीक है, वो किसके लिए बनती हैं, लोगों के लिए बनती है, और लोगों का काम है कि उस पर भाई क्वेश्चन मार्क करें, उस पर पूछें। अगर उसमें कुछ चीज रह गई है या ओवर रूल हुई है तो भी उस पर क्वेश्चन मार्क हम कर सकते हैं। इट इज आवर राइट। तो इसमें गलती क्या है? अगर गवर्नमेंट फेल होती है किसी भी स्टैंडर्ड को अचीव करने में तो भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं, तो इसमें गलत क्या है? फिर भी पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स क्यों आ रहे हैं? द राइट टू एंगेज विद, इंटेरोगेट एंड क्रिटिसाइज रिप्रेजेंटेटिव इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। इन्होंने कहा है कि राइट टू एंगेज और इन्होंने कहा राइट टू एंगेज एंड इंटेरोगेट एंड क्रिटिसाइज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, इंटीग्रल पार्ट है। विदाउट दिस राइट डेमोक्रेसी बिकम फार्सिकल, मतलब एक मजाक, एक मुखौटा बन जाएगा, एन एम्प्टी टर्म। ओके, नेक्स्ट आता है डेमोक्रेसी इज अबाउट द राइट ऑफ पीपल। डेमोक्रेसी क्या है? राइट, लोगों के राइट्स के बारे में है। हु वोट रिप्रेजेंटेटिव इनटू पावर्स, जो हम लोग क्या हैं, हम लोग वोट करते हैं और उन लोगों को पावर में लेके आते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, वो पावर, इलेक्शन जब जाते हैं वो पावर हमारे ही खिलाफ यूज होने लगते हैं। सो क्या हम बोल सकते हैं कि वी आर लिविंग इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री? द फोकस ऑन सिविल सोसाइटी डेट बैक इन 1980। जो सिविल सोसाइटी है वो 1980 में फोकस में आई। कब? व्हेन पॉलिटिकल साइंटिस्ट बिगेन स्पीक ऑफ क्राइसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन। जब पॉलिटिकल साइंटिस्ट है उन्होंने क्राइसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन, क्राइसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है कि जो लोग हम
चुन के लाते हैं, उनसे अनसेटिस्फाई थे लोग कि जो हम लोगों ने जिन लोगों को रिप्रेजेंट किया है, चूज किया है, उन लोगों से वो क्या थे, काफी नाखुश थे। दैट इज क्राइसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो 1980 में इस तरह की सोसाइटी पे फोकस आने लगा। सिटीजन अक्रॉस द वर्ल्ड हैज शिफ्टेड फ्रॉम ओल्डर एंड ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन सच एज पॉलिटिकल पार्टी एंड ट्रेड यूनियन टू न्यूअर मोड्स, सोशल मूवमेंट, इनफॉर्मल सिटीजन ग्रुप एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने बोला कि जो सिटीजन थे, सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन्होंने अपने पुराने तरीकों को बदल लिया और नए तरीकों से खुद को रिप्रेजेंट करने लगे। क्या था वो तरीके कि सोशल मूवमेंट चलाना, इनफॉर्मल सिटीजन ग्रुप बनाना और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाना। कब स्टार्ट हुआ था? 1980 में, राइट। अब आता है राइज ऑफ सिविल सोसाइटी। कैसे राइज हुआ सिविल सोसाइटी का? देखिए, ये सिर्फ एक आर्टिकल ही नहीं है, ये आप पूरा टॉपिक कवर कर रहे हैं। द वर्ल्ड वाइड शिफ्ट टू सिविल सोसाइटी वॉज कैटलिस्ट बाय द mobilization of people against Stalinist state in Eastern and Central Europe in 1917 and 1918. ओके, राइज ऑफ सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी का राइज कैसे हो रहा था? देखिए, ये मूवमेंट वर्ल्ड वाइड चल रही थी। जो स्टालिनिस्ट स्टेट्स थे हमारे, उसके खिलाफ भी लोग अपनी आवाज उठाने लगे थे। ये क्या होता है इसका? स्टालिनिस्टिज्म। राइज ऑफ सिविल सोसाइटी। राइज कैसे हुआ सिविल सोसाइटी का? अभी वर्ल्ड वाइड लेवल पे हो रहा था। जो स्टालिनिस्ट स्टेट्स थे, उसके खिलाफ लोग आवाज उठा रहे थे। राइज ऑफ सिविल सोसाइटी। अब हमारी सिविल सोसाइटी का वर्ल्ड वाइड लेवल पे राइज हो रहा था। जो लोग हैं, वो जो टोटलिटेरियन स्टेट्स थे, स्टालिनिस्ट स्टेट्स थे, उनके खिलाफ आवाज उठा रहे थे। ये वर्ड आया है हमारा, जोसेफ स्टालिन थे, उनके नाम से वर्ड हमारा निकला है, ठीक है। ये इनकी आइडियोलॉजी जनरली कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी होती है और सेंट्रलाइजेशन में बिलीव रखते हैं ये लोग। Citizens turn their back on unresponsive and authoritarian state and form associations such as reading clubs and soup kitchens. अब लोगों ने क्या किया? अब लोगों ने अपने क्लब बनाने, छोटे छोटे एसोसिएशंस बनानी स्टार्ट कर दी और उसको क्या बोला जाने लगा? सिविल सोसाइटी। The power of mobilization was full in view in 1989 when some very powerful state fell like the probable house of cards before agitating but peaceful crowd assembled on the street. इन्होंने बोला कि जो 1989 में पूरी पिक्चर में आ गई, पूरे मोड में आ चुकी है उस टाइम सिविल सोसाइटी, और काफ़ी सारी पावरफुल स्टेट है वहाँ पे गिर गई, जैसे ताश के पत्ते गिरते हैं ना, हाउस ऑफ कार्ड्स, उस तरीके से। एंड द टर्म सिविल सोसाइटी केम ऑन एवरीवन्स लिप्स एज ए कंपेनियन कॉन्सेप्ट टू डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी का दूसरा ही नाम, एक कंपेनियन नाम ही बोला जाने लगा सिविल सोसाइटी को। In India, by the late 1970s, the decline of all institutional gave rise to several mass-based political movement and grassroots activism. The anti-caste movement. देखिए 1970 के बाद इंडिया में भी काफ़ी सारे जो ऐसे इंस्टीट्यूशंस थे या काफ़ी सारी जो ऐसी आइडियोलॉजी था, उनका ब्रेकडाउन हुआ। जैसे हमारा एंटी कास्ट सिस्टम था, या जेंडर जस्टिस है, उसके लिए स्ट्रगल करना। मेन जो मूवमेंट्स थी वो क्या थी? द एंटी कास्ट मूवमेंट, स्ट्रगल फॉर जेंडर जस्टिस, द मूवमेंट फॉर सिविल लिबर्टीज, फॉर ए साउंड एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के लिए अगेन मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स दैट हैव डिस्प्लेस्ड थाउजेंड ऑफ पुअर्स, ट्राइबल एंड हिल ड्वेलर्स। जो काफ़ी सारे ऐसे जो प्रोजेक्ट थे जो ट्राइबल्स के लिए नुकसानदायक थे, उनके खिलाफ भी क्या चलने लगा? मूवमेंट्स चलने लगी। द मूवमेंट अगेंस्ट चाइल्ड लेबर्स के खिलाफ होने लगा। राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये हमारा हथियार है बहुत बड़ा, राइट टू इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के खिलाफ। for shelter, for primary education and for security have mobilized in civil society. This fact that vital issue related to livelihood, fulfillment of basic need for justice were not taken up by political parties. देखिए, हम सबको पता है काफ़ी सारी जो बेसिक चीज़ें हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज नहीं उठाती हैं। वो ऐसे इशू
उठाती हैं, अगर अपोजिशन भी इशू उठा रही है, लाइक लिंचिंग का उठा लिया उन लोगों ने इशू, तो वो या वन रैंक वन पेंशन का भी तब उठा रहे हैं जब कोई सुसाइड कर रहा है, किसी किसान के घर पे तब जा रहे हैं जब वो सुसाइड कर रहा है। तो ये इशू क्या है, एक पॉलिटिकल स्टंट बेस्ड इशू हो गए हैं। इन लोगों को वो इशू तब उठाने चाहिए जब वो लोगों को नुकसान करना स्टार्ट करते हैं, जब वो अपने ग्रास रूट लेवल पर होते हैं, ना कि जब वो अपने एक्सट्रीम पर पहुंच चुके होते हैं। तो देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो इन इशू को कभी रेज नहीं करते हैं, इसीलिए सिविल सोसाइटी को आगे आना पड़ता है और वो इन इश्यूज को आगे लाना पड़ता है। In the first decade of 21st century, civil society organizations stepped in to represent the interest of most deprived and most marginalized in the country. 21st century में civil society organization और आगे आई और उन्होंने जो deprived और marginalized कम्युनिटी थी उनके हक के लिए लड़ना स्टार्ट किया। मोबिलाइजेशन प्रूव्ड इफेक्टिव, और ये जो कैंपेन इनके चल रहे हैं काफ़ी इफेक्टिव हुए, जैसे लिटिगेशन इन द सुप्रीम कोर्ट एंड ऑनसेट ऑफ न्यू फेज ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म या जुडिशियल रिव्यू आया, जिसमें हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो इंटरवीन कर सकती है किसी भी 21st सेंचुरी में सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ने खुद को और आगे बढ़ाया और जो डेप्राइव्ड क्लास थी या मार्जिनलाइज्ड क्लास थी उन लोगों के लिए लड़ना स्टार्ट किया। इसीलिए काफ़ी सारी नई चीज़ें आई, जैसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आया और जुडिशियल एक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट आया। From 2004 to 2014, civil society organization came together to press upon the government the right of citizen to social goods. Once law granting the right to information to food work has been passed, activists kept watch on act of omission and commission and issue citizen report. इन्होंने बोला कि 2004 से लेके 2014 तक काफ़ी सारे ऐसे राइट्स लेके आई हैं, कौन सिविल सोसाइटी लेके आई है, और अब उन पर वो नज़र रखती है कि इन पे कोई भूल चूक तो नहीं हो रही है। गवर्नमेंट का मुंह क्या है, गवर्नमेंट का मुंह बताते हैं। देखिए, फर्स्ट एनजीओ का स्टेटस जान लेते हैं। आज के टाइम में 24 लाख ऐसी एनजीओ है जो रजिस्टर्ड है। वैसे तो कहा जाता है कि 20 से 40 लाख के बीच में टोटल एनजीओज है, लेकिन उनमें से रजिस्टर्ड 24 लाख है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ये क्या है, जो फॉरेन से हमारी डोनेशंस आती है एनजीओज को, तो ये उस डोनेशन को रेगुलेट करने का एक्ट है। इसमें लेकिन अभी गवर्नमेंट ने इस एक्ट को स्ट्रिक्टली अप्लाई करते हुए कहा है कि आप फॉरेन से डोनेशन नहीं ले सकते हैं। क्यों? इसका रीज़न ये बताया कि जो जीडीपी है हमारी, उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट होता है और वो 2 से 3% क्या है, डिक्रीज हो रही है। On the contrary, the government has come down heavily on organization by blocking their bank account. उनके बैंक अकाउंट्स को ब्लॉक कर दे रही है, उनकी फंडिंग को रोक दे रही है और उन पर काफ़ी सारे टाइटल्स भी लगाती है, जैसे एंटी नेशनल। कई सारे एग्जाम्पल हैं इसके, जैसे ग्रीन पीस है, ठीक है, दिस हैव बीन प्रोजेक्टेड एज बीन एंटी नेशनल, इसको एंटी नेशनल घोषित किया गया है। ओके, सजेशन क्या है हमारी, हम किस तरीके से सिविल सोसाइटी के काम में स्टेबिलिटी ला सकते हैं। लेट्स सी, द रेदर शार्प रिवर्सल इन द पॉलिटिकल फॉर्चून ऑफ सिविल सोसाइटी कंपेल अस टू रिकॉग्नाइज द सिविल सोसाइटी कैन नॉट बी कॉन्सेप्चुअलाइज्ड इंडिपेंडेंटली ऑफ द स्टेट। इन्होंने बोला है कि पॉलिटिकल The rather sharp reversal in the political fortune of civil society compel us to recognize that civil society cannot be conceptualized independently of the state. जो political stunts लिए जा रहे हैं, political actions लिए जा रहे हैं हमारे civil society के against, उससे तो ये लगता है कि civil society की खुद की कोई identity नहीं है, वो पॉलिटिकल ग्रुप से मिले बिना खुद का कोई काम ही नहीं कर सकती, खुद का कोई स्टैंड ही नहीं ले सकती है।
A democratic state needs a democratic civil society, but a democratic civil society also need a democratic state. देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये और बहुत अच्छा पॉइंट भी है. A democratic state need a डेमोक्रेटिक सिविल सोसाइटी. एक डेमोक्रेटिक स्टेट्स को एक डेमोक्रेटिक सिविल सोसाइटी की जरूरत होती है जहां पे वो लिबरल होके अपनी आवाज उठा सकती है, लोगों के हित के लिए लड़ सकती है. बट अ डेमोक्रेटिक सिविल सोसाइटी ऑल्सो नीड ए डेमोक्रेटिक स्टेट. लेकिन ऐसी डेमोक्रेटिक सिविल सोसाइटी को एक डेमोक्रेटिक स्टेट की जरूरत है. अगर उस पर फ्रीडम्स नहीं है, अगर आपके उसके काम में बार बार रोक टोक हो रही है, तो वो अपना काम कैसे कर पाएगी. दैट रिस्पेक्ट द पॉलिटिक्स ऑफ वॉइस एज अपोज ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ वोट. ठीक है. If the government respect the voice of citizen through the grant of the right to freedom of expression and association, Article 19. Article 19 आता है हमारा जो freedom of speech and expression. आपको बता देती हूँ मैं एक बार. Article जो 19 है सब क्लोज A, that is freedom of speech and expression. और उसका जो B पार्ट आता है, B पार्ट में आता है assemble peacefully. एंड फिर हमारा आता है एसोसिएशन हम बना सकते हैं. ठीक है. फिर हमारा डी पार्ट आता है. डी में क्या होता है, टू मूव फ्रीली. इधर उधर हम फ्रीली कहीं भी विजिट कर सकते हैं विद इन इंडियन टेरिटरी. ई पार्ट आता है हमारा रिसाइड एंड सेटल in any part of the country, our country. और जी आता है हमारा प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेशन. ये ढंग से काम ही नहीं कर रहा है. तो हमारे ये जो राइट है इनकी क्या वैल्यू रह जाती है जब हम इन राइट्स को एंटरटेन ही नहीं कर पा रहे हैं. The promise of democracy can only be realized through collective action in civil society. If the state constrains civil society space, democracy is ये है हमारे आर्टिकल्स. लेकिन इन आर्टिकल्स का फ़ायदा ही क्या है जब एक आम आदमी को जो लोगों के लिए आवाज़ उठाता है उसको ये आर्टिकल्स मिल ही नहीं रहे हैं. The promise of democracy can only be realized through collective action in civil society. देखिए ये जो डेमोक्रेसी The promise of democracy can only be realized through collective action in civil society. जो डेमोक्रेसी है उसको तभी रियलाइज किया जा सकता है जब कलेक्टिव एक्शन लिया जाए और सिविल सोसाइटी को उसकी पावर्स दी जाएं, उसके राइट्स दिए जाएं. लेकिन वो कैसे काम करेगी अगर उसको बार बार ऐसे रोका जाएगा तो कैसे काम करेगी. डेमोक्रेसी क्या है हमारी, डेमोक्रेसी इज ट्रंकेटेड. अब डेमोक्रेसी बिल्कुल अपने छोटे आकार में आ जाएगी. एंड सिटीजन आर सीन ओनली एज वोटर. सिटीजन सिर्फ वोटर्स की तरह देखे जाने लगेंगे. दे आर डेप्राइव्ड ऑफ स्टेटस. वो अपने स्टेटस को खो देंगे. नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है इंडिया इजराइल के बारे में. इंडिया इजराइल के बारे में अभी रिसेंटली पीएम मोदी ने इजराइल को विजिट किया था तो ये आर्टिकल हमारा उससे रिलेटेड है. इनॉर्मस ट्रेड पोटेंशियल, ग्रोइंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिलेशन आर ए स्ट्रॉन्ग रीजन टू स्टडी इंडिया इजराइल रिलेशन ऑन मेरिट. इन्होंने कहा है कि जो हमारा पोटेंशियल है, जो ट्रेड का पोटेंशियल है और जो इन्वेस्टमेंट रिलेशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं और उसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं. बायलैटरल मर्केंडाइज ट्रेड इंक्रीज फ्रॉम 2000 मिलियन. जो हमारा ट्रेड था वो 200 मिलियन 1992 में था और $4 बिलियन किस में हुआ 2016 में. ऑलमोस्ट 2000% का इजाफा हुआ है 25 सालों में. तो इन्होंने कहा है जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जो इनफ्लो हुआ है इजराइल से, वो कितना है हमारा $122 मिलियन. अगर इसको हम while this is low,
constituting only 0.04% ऑफ टोटल FDI इनफ्लो टू इंडिया। लेकिन अगर इसकी ओवरऑल क्वांटिटी देखें तो जो टोटल FDI आता है इंडिया में, ये सिर्फ उसका 0.04% है, मतलब अभी भी बहुत कम है। देयर इज इनॉर्मस पोटेंशियल फॉर इजरायली इन्वेस्टमेंट इन फील्ड सच एज रिन्यूएबल एनर्जी एंड वाटर मैनेजमेंट। ये बोल रहा है कि लेकिन ये इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, अभी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है हम लोगों के पास। हम इजराइल से काफ़ी चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी है, वाटर मैनेजमेंट है, ड्रिप इरिगेशन है। ओके, डिफेंस प्रोडक्शन विच इज़ एट हार्ट ऑफ मेक इन इंडिया कैंपेन, जो मेक इन इंडिया का हार्ट है, डिफेंस प्रोडक्शन इज अनदर एरिया विथ सिग्निफिकेंट पोटेंशियल फॉर इजरायली इन्वेस्टमेंट, a move that will help India save billion of dollar it currently spend on importing weapons from Israel। इन्होंने कहा है कि हम अभी भी कितने बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करते हैं इजराइल से वेपन्स लेने में, लेकिन अब जो हमारे एग्रीमेंट्स हुए हैं तो इससे हमारे काफ़ी सेविंग्स होंगी, क्योंकि अब क्या है, जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है, तो दोनों कंट्री आपस में मिलके डिफेंस प्रोडक्शन करेंगी तो ऑब्वियसली हमारा जो इंपोर्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा। इजराइल इज द थर्ड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ द आर्म्स टू इंडिया आफ्टर रशिया एंड यूएस। इजराइल थर्ड लार्जेस्ट सप्लायर है आर्म्स का, किसके बाद? रशिया और यूएस के बाद। इन्वेस्टमेंट इन डिफेंस प्रोडक्शन विल ऑल्सो गिव ए फिलिप टू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। हमारी जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है वो भी इससे इंक्रीज होगी, जो मेक इन इंडिया का प्रोजेक्ट है वो इससे ग्रो करेगा। अपॉर्चुनिटीज़ क्या है हमारे पास? इट विल रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन ब्यूरोक्रेटिक स्टेट। काफ़ी सारी ऐसी स्टेट हैं, ठीक है, जिन कंट्रीज से इतनी हमारी नहीं भी बनती, इतने अच्छे रिलेशंस नहीं है, तो हमारी डिपेंडेंसी उन पे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। नई टेक्नोलॉजी है, देखिए वहाँ पे अभी दिखा रहे थे कि जो सॉल्टी वाटर था, जो खारा पानी था, उसको कैसे मीठा बनाया जा रहा था, तो काफ़ी सारी जो टेक्नोलॉजी है वो हम वहाँ से इम्पोर्ट कर सकते हैं। अभी जो रिसेंटली एक प्लांट चल रहा है मध्य प्रदेश में, इंडिया पुंछ लॉयड एंड इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज टू मैन्युफैक्चर स्मॉल आर्म्स, तो ये दोनों का, इजराइल का और इंडिया का प्रोजेक्ट चल रहा है अभी। बूस्टिंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट टाइज फाउंड एक्सप्लिसिट मेंशन इन द इजराइल इंडिया ज्वाइंट स्टेटमेंट ड्यूरिंग मिस्टर मोदी विजिट। इन्होंने बोला है कि काफ़ी सारी जो इन्वेस्टमेंट और ट्रेड है, अभी जो विजिट किया था मोदी जी ने, तो उनको काफ़ी एक्सप्लिसिट मिलेगा। टू एनकरेज बायलैटरल इन्वेस्टमेंट, मिस्टर मोदी एंड हिज इजरायली काउंटर पार्ट बेंजामिन नेतान्याहू also agreed to conduct negotiation on a bilateral investment treaty। इन्होंने बोला है कि अब जब यहाँ पे विजिट किया हमारे पीएम मोदी ने, तो जो वहाँ के बेंजामिन नेतान्याहू जो है वहाँ के, बूस्टिंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फाउंड एक्सप्लिसिट मेंशन इन द इंडिया इजराइल ज्वाइंट स्टेटमेंट ड्यूरिंग मोदी विजिट। अभी जो मोदी जी ने विजिट किया है तो उससे हमारे जो ट्रेड है और इन्वेस्टमेंट है उनको काफ़ी बूस्ट मिलने वाला है। और जो हमारी BIT है, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है, तो वहाँ के जो बेंजामिन जी हैं हमारे, तो वो उस पर भी नेगोशिएट करने को तैयार हो गए हैं। अब देखते हैं BIT क्या है, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। 1996 मतलब क्या उसके रूल्स हैं? 1996 इंडिया एंड इजराइल ने एक BIT साइन किया था, लेकिन वो क्या हुआ, टर्मिनेट हो गया, उसके कुछ रीज़न रहे। और अभी रिसेंटली जो 58 एग्रीमेंट्स थे वो भी टर्मिनेट हो गए थे, मतलब सक्सेसफुल नहीं हो पाए। फॉर ए न्यू BIT टू बी नेगोशिएटेड बोथ साइड विल हैव टू स्टार्ट अफ्रेश। ये बोल रहे हैं कि अगर नई बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी स्टार्ट करनी है तो दोनों कंट्रीज को एक फ्रेश मूव से स्टार्ट करना होगा। द फर्स्ट इज ऑन द इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट। ये इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट है, इससे स्टार्ट करना होगा। ये प्रोविजन क्या बोलते हैं? इट अलाउ फॉरेन इन्वेस्टर टू ब्रिंग क्लेम अगेंस्ट ए होस्ट स्टेट फॉर अलेज्ड ट्रीटी ब्रीचेस एज इंटरनेशनल आर्बिट्रल फॉर्म। इन्होंने बोला है कि जो ट्रीटी है ब्रीच हो गई है, मतलब वो पूरा नहीं कर पाए हैं उसको, ठीक है, तो उसके खिलाफ ये लोग क्या कर सकते हैं? ये लोग क्लेम कर सकते हैं। कहाँ पर? इंटरनेशनल जो आर्बिट्रेशन फॉर्म होती है वहाँ पर ये लोग क्लेम कर सकते हैं।
फॉरेन इन्वेस्टर प्रेफर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन विच इज़ फास्टर एंड इंडिपेंडेंट। फॉरेन जो इन्वेस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, इंटरनेशनल जो आर्बिट्रेशंस होती हैं, मतलब जो बीच में समझौता करवाते हैं, उनके तरफ जाना पसंद करते हैं क्योंकि वो बहुत फास्ट होते हैं और वो इंडिपेंडेंट होते हैं, बायस्ड नहीं होते हैं। ठीक है। द इजरायली मॉडल गिव एन इन्वेस्टर द चॉइस टू सबमिट एनी इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट विद द स्टेट टू इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन इफ नॉट रिजॉल्व विद इन 6 months थ्रू नेगोशिएशंस। इजरायली जो मॉडल है वो क्या बोलता है कि देखो अगर 6 महीने तक, ठीक है, आपका डिस्प्यूट सॉर्ट आउट नहीं हो पाता है, उसके बाद आप इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है। लेकिन इंडियन मॉडल थोड़ा टिपिकल है। उसमें क्या है, उसमें काफ़ी सारे प्रोसीजर हैं, काफ़ी सारे जुडिक्शनल रिस्ट्रिक्शन हैं, तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इसीलिए कई लोग इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचते हैं क्योंकि हमारे ये प्रोसीजर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इसके इंपॉर्टेंट रूल्स देखते हैं। These include a foreign investor have a litigate a domestic court for 5 years। पहले इसे डोमेस्टिक कोर्ट में 5 साल तक अपना केस लड़ना पड़ता है, परसुइंग ए क्लेम अंडर इंटरनेशनल लॉ। उसके बाद वो इंटरनेशनल कोर्ट में अप्लाई कर सकता है। दिस रिक्वायरमेंट मेक इट वेरी डिफिकल्ट फॉर फॉरेन इन्वेस्टर टू मेक एफिशिएंट यूज ऑफ ISDS प्रोविजन। यही जो डिफ़िकल्टी है ये फॉरेन इन्वेस्टर को रेस्टेन करती है, रोकती है हमारी कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट करने से। सेकंड, इजराइल का जो मॉडल है वो काफ़ी एक ब्रॉड व्यू करता है। ये क्या है, ब्रॉड एसेट बेस्ड डेफिनेशन है दैट कवर बोथ FDI एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है कि आप अलग अलग प्रोजेक्ट में छोटे छोटे अमाउंट में इन्वेस्ट कर सकते हो, तो ये उन दोनों को कवर करता है। थर्ड, द इजरायली मॉडल कंटेन ए ब्रॉड मोस्ट फेवर्ड नेशन। मोस्ट फेवर्ड नेशन आपको बताती हूँ। मोस्ट फेवर्ड नेशन ये होते हैं लाइक इंडिया है, ठीक है, और एक दूसरी कंट्री है जिसके साथ हमारा ज़्यादातर ट्रेड होता है, तो हम उसे एक स्टेटस देते हैं MFN का। लाइक इसमें क्या करेंगे, कुछ ट्रेड्स पे, कुछ टैक्सेस पे हम रिबेट दे देंगे क्योंकि उनके साथ हमारा ज़्यादा व्यापार है, ज़्यादा ट्रेड है, तो ऑब्वियसली हमें कुछ ना कुछ उनको डिडक्शंस टैक्सेस में देनी पड़ेगी। लेकिन इजराइल में क्या है, इजराइल ने ये MFN को भी कवर किया है कि जो मोस्ट फेवर्ड नेशंस हैं वो भी इसके अंडर आएंगी, और इन्होंने बोला है कि अगर ये नहीं होता तो ऑब्वियसली वो इंडिया के खिलाफ भी कोई स्टैंड नहीं ले सकता। द इंडियन मॉडल एक्सक्लूड टैक्सेशन। इंडियन मॉडल क्या है, जो टैक्सेशन है उसको भी एक्सक्लूड करता है इस एग्रीमेंट के अंदर। तो इसमें क्या हो सकता है, अगर टैक्स हाई है, ज़्यादा है, कम है, तो कोर्ट में हम उसको क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या है, इससे एक्सक्लूड है। देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स आए हैं वो हम डिस्कस करते हैं। कोअर्सन, यूज ऑफ फोर्स टू परसुएड समवन टू डू समथिंग दैट आर अनविलिंगली टू डू। किसी को फोर्सफुली कोई काम करने के लिए उकसाना, ये होता है कोअर्सन। इंटिमिडेशंस, धमकाना, थ्रेट करना, डेंजर उसके सामने दिखाना। इन्फ्रिंजमेंट होता है उल्लंघन किसी चीज़ का, वॉयलेट और ब्रेक ए लॉ और एग्रीमेंट। फार्सिकल होता है नॉन सेंसिकल, लाफेबल और रिडिकुलस। लाइक वो हमेशा उसके विचार हमेशा फार्सिकल होते हैं। ओपेसिटी, ओपेसिटी होता है ट्रांसलूसेंस, लैकिंग ट्रांसपेरेंसी। ये 6th क्लास की NCERT, साइंस NCERT में भी है कि जब आप पेपर पे ऑयल डालते हो तो इट विल बी ट्रांसुलेंस, ठीक है, मतलब आपकी ट्रांसपेरेंसी होती है पर थोड़ी कम होती है। मेटाफोरिकल, अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ और सिंबॉलिक, मतलब कोई कैरेक्टरिस्टिक या कोई सिंबल हो जो किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज मेटाफोरिकल। ट्रुनकेटेड, ये होता है शॉर्ट टर्न और बाई कटिंग ऑफ, किसी चीज़ को शॉर्ट कर देना, छोटा कर देना। ओके। माइनस्क्यूल, इट इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल और टीनी, कोई चीज़ बहुत स्मॉल और बहुत टीनी, जैसे मिनट होते हैं, कोई मीटिंग होती है तो उसकी मिनट है, लाइक बिल्कुल स्मॉल डिस्क्रिप्शन है उसका, ठीक है, उनसे हम ये साफ सफाई करवा लेंगे, अरे है तो वो भी इंसान ना। द रिसेंट ऑर्डर ऑफ मद्रास हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट ने कल का आर्टिकल है गेट रियल ऑन स्वच्छ
स्वच्छ भारत अभियान, उस पर रियल होने की जरूरत है एक्चुअली में। तो ये बोलते हैं जो मैनुअल स्क्वेंजिंग होते हैं, जो सफाई कर्मचारी होते हैं, ठीक है, हाथों से वो सारी सफाई करते हैं सीवरेज वगैरह की। तो ये बोल रहे हैं कि किस तरह का सफाई अभियान है, वो लोग तो अभी भी हाथों से अपना सारा सब कुछ ये काम कर रहे हैं, ये मैनुअल स्क्वेंजिंग अभी भी खत्म नहीं हुई है। तो इन्होंने बोला हालांकि काफी सारे पैनल बन चुके हैं इंडिया में, स्टिल ये अभी कंटिन्यू है। इन्होंने बोला कि जो मद्रास हाई कोर्ट है उन्होंने सेंटर को और तमिलनाडु गवर्नमेंट को नोटिस भी भेजा है और बोला कि जो एक एक्ट है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्क्वेंजर एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013 वो अभी लागू क्यों नहीं हो रहा है। फिर इस एक्ट को बनाने का फायदा क्या है जब 30 लोग अभी तक 30 लोगों की इसमें डेथ हो चुकी है। देखिए इस इश्यू को उठाने का रीजन ये है क्योंकि ऑब्वियसली वी ऑल आर ह्यूमन बींग। जो सफाई कर्मचारी है उनकी मजबूरी है ये सफाई करना, लेकिन इसके कारण उनको कितनी सारी बीमारियां हो जाती हैं, कितने सारे जोखिम का सामना करना पड़ता है। ऑब्वियसली एक ह्यूमन बींग के लिए बहुत मुश्किल है। मैनुअल स्क्वेंजिंग में अभी तक काफी सारे पैसे लगाए जा चुके हैं, लेकिन काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, काफी सारे अभियान भी चलाए जाते हैं, स्टिल इट्स कंटिन्यू इन इंडिया। अब बोलते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्यों नहीं एक्शन लेती। देखिए सेंटर इसमें क्या करे, ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट है, उसके एरिया में हो रहा है, तो स्टेट गवर्नमेंट इसको डिमोलिश क्यों नहीं कर रही है। पहले इसकी फंडिंग होती थी 2014-15 में इसकी जो फंडिंग थी वो थी 448 करोड़, लेकिन अब ये घट के कितना हो गई है, सिर्फ 5 करोड़ रह गई है इस साल में। देखिए इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि फंडिंग कितनी रिड्यूस हो गई है, लेकिन वी हैव टू टेक अप आवर मोरल ड्यूटीज। एक स्टेट को भी अपनी मोरल ड्यूटीज अदा करनी चाहिए। किसके लिए? ह्यूमैनिटी के लिए। एवरीवन इज ह्यूमन हियर। व्हाई देयर इज डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट? ये तो कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि जनरली ये लोग जो सफाई मैनुअल स्क्वेंजिंग करते हैं कौन करते हैं? एससी शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं लोग। हाई एलोकेशन इन पास्ट इज नॉट मीन सब्सटेंशियल और इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। देखिए पहले बहुत सारी फंडिंग होती थी, लेकिन वो उसका भी यूटिलाइज कहाँ हुआ है। इन्होंने बोला है कि काफी सारे गवर्नमेंट ने एजेंडा उठा रखे हैं, जो पब्लिक सेस है, जो स्वच्छ भारत के लिए है, सेस भी देना पड़ता है, लेकिन फायदा क्या, वो यूटिलाइज कहाँ हो रहा है। मेनली इसका कहने का है कि हमें जो है ह्यूमैनिटी को प्रमोट करना चाहिए। सफाई को कर रहे हो तो आप सबके लिए करो, ये मैनुअल स्क्वेंजिंग को खत्म करना चाहिए। ओके सॉल्यूशन, अच्छा इसका बेसिक मेन रीजन ये होता है, देखे काफी सारे लोग अपने घर में अभी भी टॉयलेट्स बनाने को तैयार नहीं होते, बिकॉज वो किसी अपने अलग रिचुअल्स में है कि घर का माहौल खराब होता है, घर की पवित्रता इससे नुकसान, घर की पवित्रता के लिए नुकसानदायक है। तो ऐसे फिर वो क्या करते हैं, देखिए बोल रहे हैं कि यहाँ पे अब कोई सोशल अप्रोचेस की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें स्टेट को खुद इनिशिएटिव लेना होगा। यहाँ पर इन्होंने बोला काफी सारी कम्युनिटीज हैं अभी भी जो सैनिटरी इंक्लूजन से बाहर है, वो टॉयलेट्स नहीं बनवाते अपने घर में, क्यों? वो मानते हैं कि इससे फिजिकल पॉल्यूशन होगा घर में। अगर वो बनवाना चाहते हैं तो वो क्या कहते हैं कि ये काफी मतलब एक्सपेंसिव होना चाहिए, काफी बड़ा होना चाहिए, जो WHO ने एक लिमिट बताई है उससे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव और बड़ा होना चाहिए। तो सॉल्यूशंस क्या है? सॉल्यूशंस है कि जो पनिशमेंट का लॉ है उसे काफी स्ट्रिक्ट बनाना चाहिए, वो सिर्फ पेपर पे नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। ओके और जो चेंज ऑन डिपेंड ऑन द विलिंगनेस ऑफ द कोर्ट टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी चाहिए कि अगर आपके एरिया में, आपके स्टेट में ऐसा होता है तो यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, और उस पर फाइन और पनिशमेंट दोनों करना चाहिए। सर्वे होना चाहिए, सर्वे में सारे एरिया पूरा इंक्लूजन होना चाहिए। रेजिंग द कॉन्फिडेंस लेवल अमंग दोज हु एंगेज्ड इन मैनुअल क्लीनिंग इज वाइटल। जो मैनुअल क्लीनिंग में है उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए। इवन ऑफिशियल डाटा शो दैट देयर रिलक्टेंस टू टेक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इवन जो मैनुअल डाटा है, ऑफिशियल डाटा है, वो भी ये कहता है कि ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है।
देखिए ऐसी पोस्ट भी क्यों निकाली जाती है कि सफाई कर्मचारी है इस प्रकार के, ऑब्वियसली ह्यूमैनिटी को क्यों नहीं प्रमोट किया जाता है। एम्पावरमेंट होल्ड द की टू चेंज, एम्पावर करना चाहिए लोगों को, बट दे वुड डिपेंड ऑन ब्रेकिंग कास्ट बैरियर थ्रू एजुकेशन एंड इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट। जो लोगों को एजुकेट करना चाहिए और बताना चाहिए एवरीवन इज इक्वल हेयर। कंपनसेशन देना चाहिए, देखो इमीडिएट कंपनसेशन देना चाहिए जिन लोगों की फैमिली मैनुअल स्क्वेंजिंग में मर जाती है या उनके फैमिली मेंबर को इसमें मारा जाता है अभी भी पेनल्टी दी जाती है, लेकिन काफी समय के बाद। ये था आज का आर्टिकल। यहाँ पे टेस्ट योर नॉलेज, अपनी नॉलेज को टेस्ट करें। आज का क्वेश्चन है, एज ए सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव व्हाट चेंज यू वांट टू ब्रिंग इन वर्ल्ड। अगर आप सिविल सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे मलाला थी हमारी, ठीक है, या महात्मा गांधी हैं, कोई भी है, आप अगर ऐसे रिप्रेजेंटेटिव हैं तो आप क्या चेंज लेके आना चाहते हैं सोसाइटी में। देखिए प्लीज कमेंट करना है इसको, क्योंकि इससे आपके व्यूज निकल के आते हैं। ओके 10 मार्क्स हैं इसके। फिर सिनोनिम्स है हमारा इन्फ्रिंजमेंट, और ये हमारा है एंटोनिम्स, मतलब सिमिलर वर्ड्स आपको बताना है। ओपेसिटी, ठीक है, 14 मार्क्स का है। कल की वीडियो में बताऊंगी कि किसका स्कोर काफ़ी अच्छा रहा है, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।